दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज ये हम करा रहे हैं आपका एमए फर्स्ट पहली साल है और द्वितीय सेमेस्टर का थर्ड पेपर है। 2 पेपर आपके हो गए हैं। थर्ड पेपर है भाषा विज्ञान एवं भाषा का विकास, और ये आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। दिनेश मॉडल है। एमए सेकेंड सेमेस्टर थर्ड पेपर हिंदी का और भाषा विज्ञान एवं भाषा का। और ये जो पैटर्न है ये आपका OMR पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये इसमें आपकी 5 इकाइयाँ दी गई हैं और बहुविकल्पी प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ 1786 में हुआ था। आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो प्रारंभ है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। हिंदी में भाषा विज्ञान का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदी में भाषा विज्ञान का दूसरा नाम है भाषा शास्त्र, शब्दशास्त्र और तुलनात्मक भाषा शास्त्र। ये तीनों ही भाषा विज्ञान के दूसरे नाम हैं। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी? तो ये परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी थी। भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी थी कि भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। भाषा विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भाषा विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग, तो भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों में आपके भाषा विज्ञान जिसमें आपका ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान आते हैं। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसके प्रमुख अंगों में आपके 4 हो जाएंगे। और भाषा विज्ञान का गौण अंग, तो भाषा विज्ञान के गौण अंगों की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण और कोश विज्ञान, ये सभी भाषा विज्ञान के गौण अंगों में आते हैं। भाषा विज्ञान के गौण अंग, तो इसमें आपके लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान और प्रागैतिहासिक खोज, ये सभी आते हैं। भाषा विज्ञान का फिर से है वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन अलग है कि भूभाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान और भाषिक भूगोल, ये सभी भी आपके भाषा विज्ञान के गौण अंगों के अंतर्गत ही आते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन की कितनी पद्धतियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं? तो भाषा विज्ञान की 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं, और वो पद्धति जिसमें आपका वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक आती हैं। मूक भाषा के कितने प्रकार बनते हैं? तो मूक भाषा के 2 प्रकार बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सांकेत और दूसरा इंगित करना। आंगिक चेष्टाओं के द्वारा किसको प्रकट किया जाता है? तो आंगिक चेष्टाओं के द्वारा घृणा को, क्रोध को, प्रेम को प्रकट किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे कि प्रसन्नता, सहमति, असहमति, इन सभी को भी आंगिक चेष्टाओं के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। मुखर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुखर भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अव्यक्त और व्यक्त। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाषिक कथन के कितने पक्ष होते हैं? तो भाषिक कथन के 2 पक्ष होते हैं, एक रूप और दूसरा अर्थ। शिशुट प्रजनक व्याकरण में भाषा के कितने प्रमुख संघटक बनाए हैं? तो 3 प्रमुख संघटक बनाए हैं। कौन कौन से? वाक्य, स्वप्न प्रक्रिया और अर्थ। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान के कितने अंग मानते हैं? तो डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान के 6 अंग मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान के कितने अंगों को स्वीकार करते हैं? तो भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान के 4 भागों को स्वीकार करते हैं। भाषा विज्ञान से सामान्यतः कितनी बातों का बोध होता है? तो भाषा विज्ञान से सामान्यतः 4 बातों का बोध होता है। भाषा कहने से सामान्यतः रात होता है, तो ध्वनि का, वाक्य तथा अर्थ का और शब्द का। फिर है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित कर विचार किया जा सकता है? तो 2 क्षेत्रों में विभाजित करके उन पर विचार किया
जा सकता है। भाषा का शरीर गठन होता है, तो भाषा का जो शरीर गठन है वह स्वप्न से होता है। कौन भाषा में जान डालता है, तो जो अर्थ है ये भाषा में जान डालता है। स्वप्न विज्ञान का पुराना संबंध है, तो इसका पुराना संबंध ध्वनि विज्ञान से है। भाषा की कौन सी इकाई स्वप्न है, तो कौन सी इकाई स्वप्न है, तो लघुत्तम इकाई स्वप्न है। स्वप्न विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो इसकी 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका श्रोतिक, मॉर्फोव्याकरणिक और संवहनिक। वाक्य विज्ञान के कितने भाग हैं, तो वाक्य विज्ञान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, ये वाक्य विज्ञान के भाग हैं। इनमें से वाक्य रचना का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति कितनी है, तो भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति 5 है। भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति तो आपके संरचनात्मक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। भाषा का भाष वैज्ञानिक अध्ययन कितनी विधियों से किया जाता है, तो 3 विधियों से किया जाता है। भाषा का भाष वैज्ञानिक अध्ययन विधि है, तो उसमें समकालिक, तुलनात्मक और कालक्रमिक है। कौन सी नहीं है विधि, तो हजारी प्रसाद जो है वो आपके भाष वैज्ञानिक नहीं है। भाषा विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में किसने कहा है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा का विज्ञान कहलाता है, और ये जो कथन है ये देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा था। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव प्रयुक्त व्यक्त वाक्य का पूर्णतया वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये किस विद्वान का कथन है, तो ये कर्णसिंह का कथन है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के निम्नलिखित रूप का अध्ययन किया जाता है, तो उच्चारित तथा मौखिक रूप का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान का निम्नलिखित में से किससे गहरा संबंध है, तो इसका व्याकरण से गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान की उपयोगिता, तो उपयोगिताओं में ज्ञान पिपासा की शांति, भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान होना, साथ ही भाषा विज्ञान से वैज्ञानिक अध्ययन की ओर प्रवृत्ति। भाषा विज्ञान की उपयोगिता, तो वेदार्थ ज्ञान में सहायक है, साहित्य ज्ञान में सहायक है और विश्व बंधुत्व भावना का प्रेरक के लिए सहायक है। भाषा विज्ञान की उपयोगिता, तो इसमें इस भाषा विज्ञान की उपयोगिता में लिपि विकास में सहायक होता है, वाक् चिकित्सा में, साथ ही विभिन्न शाखाओं का समन्वय करने में सहायक होता है। किसी भी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। क्या अर्थबोध के लिए सबसे उपयोगी है, तो जो व्यवहार है ये आपके अर्थबोध के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं प्रस्तुत की हैं, तो 3 दिशाएं प्रस्तुत की हैं। कौन कौन सी, अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थ संकोच। अर्थ परिवर्तन का कारण है, तो बल का अपसरण, पीढ़ी परिवर्तन और परिवेश परिवर्तन, ये सभी अर्थ परिवर्तन के कारण होते हैं। अर्थ भ्रांति का कारण, तो इसमें अज्ञान या भ्रांति, अंधविश्वास और अर्थगत अनिश्चितता, ये सभी अर्थ भ्रांति के कारण होते हैं। समान अर्थ का बोध करने वाले शब्दों को कहते हैं, तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। बादल का पर्यायवाची पयोद, मित्र का सखा, नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची भागीरथी नहीं है। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो बारिश, पंकज, नीरज, जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मधुप, ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली का पर्यायवाची तो झस। गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति। भौरा का मधुप। नराज, तो नराज का हो जाएगा वाण। निम्न में से विधाता का सही अर्थ बताइए, तो विधाता का सही अर्थ ब्रह्मा,
और केसरी पर्यायवाची है तो केसरी सिंह का पर्यायवाची है। विष्णु वाचक शब्द है तो मुकुंद विष्णु है। निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है तो सरोवर सागर का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो निशाचर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से सेवक का पर्यायवाची नहीं है तो अनुचर ये सेवक का पर्यायवाची नहीं है। राशव तो राशव गधा का पर्यायवाची होता है और निर्माण निर्माण का पर्यायवाची मोक्ष है। रेणु शब्द किसका वाचक है तो रेणु धूल का वाचक है। पर्वत के पर्यायवाची तो पर्वत में आपके नव, असम, धूपधर और अचल ये सभी नव के पर्यायवाची हैं। शैलजा इस किसका पर्यायवाची है तो शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। पार्थ तो पार्थ पर्यायवाची अर्जुन का है और सूर्य के पर्यायवाची तो सूर्य के पर्यायवाची में दिनकर, रवि, भानु, आदित्य आएंगे। जंगल का पर्यायवाची कांतार है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि। यमराज का पर्यायवाची कृतांत। मनीषी का पर्यायवाची पंडित होगा। रचना रचना किसका पर्यायवाची है तो रचना जीव का पर्यायवाची है। और यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो भागीरथी यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची तो आँख का पर्यायवाची दृग हो जाएगा। दुहिता किसका पर्यायवाची है तो दुहिता पुत्री का पर्यायवाची है। और ब्रह्मा का वाचक शब्द नहीं है तो ब्रह्मा चतुर्मुख ये इसका वाचक नहीं है। शंकर का बोध नहीं होता है तो कैवल्य ये शंकर का पर्याय नहीं है। और प्रताप किसका पर्यायवाची है तो प्रताप छड़ना का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची कलापी है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है तो हंसजाप ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है तो ये तालाब का है। और महाश्वेता तो महाश्वेता सरस्वती का पर्याय है। घर का पर्यायवाची शब्द निकेत हो जाएगा। और हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हाथी का सैंधव नहीं है। उत्थान उत्थान का पतन विलोम हो जाएगा। आदि का अंत। इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। और लोक का विलोम परलोक। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। और देव का दानव हो जाएगा विलोम। अग्र का विलोम पश्य हो जाएगा। और अंतरंग तो इसका बहिरंग हो जाएगा। और नूतन का पुरातन हो जाएगा विलोम। दुर्गम का विलोम हो जाएगा आपका सुगम। आसक्त का हो जाएगा अनासक्त। अनुकूल का विलोम होगा आपका प्रतिकूल। और जय का विलोम हो जाएगा पराजय। प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। और शुक्ल का विलोम हो जाएगा आपका कृष्ण। उत्तम का विलोम होगा अधम। और निर्गुण का हो जाएगा सगुण। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा मंद। सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। और नश्वर का विलोम हो जाएगा चिंतन। नश्वर का चिंतन। विराग के शब्द का विलोम है तो विराग अनुराग। उत्तम का हो जाएगा अधम। साक्षर का विलोम हो जाएगा साक्षर का निरक्षर। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। राजा का विलोम प्रजा। आशा का निराशा। अल्पज्ञ का हो जाएगा विलोम बहुज्ञ। और भोगी का हो जाएगा योगी। कुटिल का विलोम रहेगा सरल। उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। प्रेम का विलोम घृणा। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। निराकार का विलोम होगा साकार। और वियोग का विलोम होगा संयोग। सविराम का विलोम हो जाएगा अविराम। विरोध का विलोम होगा समर्थन। ज्ञेय का विलोम रहेगा अज्ञेय। श्रद्धा का विलोम हो जाएगा घृणा। और ह्रस्व का विलोम रहेगा दीर्घ। शेष का विलोम रहेगा अशेष। अंक शब्द में दो अर्थ बताइए तो अंक
अंक शब्द में आपका एक गोद और अध्याय, ये दोनों ही अंक के अर्थ हैं। फल के दो अर्थ, तो फल में आपका परिणाम और फल। निम्न में से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है, तो दूध जीवन का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ जमीन नहीं है। हर शब्द का अर्थ है, तो हर शब्द का अर्थ हो जाएगा शिव। कोटि शब्द का सही अर्थ, तो कोटि का हो जाएगा करोड़, और सुधा का अर्थ हो जाएगा अमृत। कनक शब्द के दो अर्थ, तो सोना और धतूरा। अली शब्द, तो अली शब्द भ्रमर, और हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि में आपका भ्रमर नहीं आएगा। अहि शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो अहि शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पृथ्वी के दो अर्थ हैं, तो पृथ्वी के दो अर्थ में जवाब और दिशा। कुंजर शब्द का सही अर्थ पीपल हो जाएगा, और कर के अर्थ में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो कर के अर्थ में चांदी प्रयुक्त शब्द नहीं है। घट शब्द का प्रयोग मदिरा के लिए नहीं होता है। द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का अर्थ मेढक नहीं है, बल्कि ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, ये सभी द्विज के अर्थ हैं। श्री, श्री में आपका लक्ष्मी। कच्छ शब्द का प्रयोग होता है, तो कच्छ शब्द का प्रयोग केस के लिए होता है। मुद्रा शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्रोध। सैंधव का सही अर्थ है, तो घोड़ा। कुल शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कुल वंश के लिए प्रयुक्त होता है। पयोधर, तो पयोधर पृथ्वी को कहते हैं। और कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो कनक धतूरे में प्रयुक्त होता है, धतूरा और सोना। गौ शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो राजा के लिए गौ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और अली, तो अली मधुमक्खी इसका अर्थ नहीं है, बल्कि कोयल और सखी और भ्रमर, ये सभी अली के अर्थों में आते हैं। कर्ण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो पैर। सारंग शब्द किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है, तो वाणंग, वाण को प्रयुक्त नहीं करता है। वृंदा का अर्थ, तो वृंदा का अर्थ तुलसी हो जाएगा। और मधु का अर्थ नहीं है, तो मधु का अर्थ नशा नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के चार चार अर्थ विकल्प के रूप में दिए गए हैं और सही शब्द का बताना है। तो आन, आन का अर्थ हो जाएगा अकेला। अमृत, अमृत हो जाएगा अनमोल। अचल, अचल का हो जाएगा चंचल। उत्तर, उत्तर का रहेगा प्रश्न। बलि, बलि का हो जाएगा याचना। अधर, अधर का रहेगा पाताल। इतर, उच्च। काम, परमार्थ, फल। आमुख, चपला, महिला। कृष्ण, काला। तक्षक, शिलान्यास। खर, श्रृगाल। कनक, बिच्छू। जरा, खांसी। गुरु, उत्कोच। आपत्ति, दुर्बलता। अर्घ, बुध। ताल, वटवृक्ष। कपि, घोड़ा। आतुर, प्रसन्न। कंद, धीमा। जड़, चेतन। अज, बकरा। पानी, पानी का संजीवनी। अपेक्षा, निराशा। इंदु, कथा। गोपाल, वटुक। कौशिक, दुर्वासा। कर, कान। घट, दूध। ठाकुर, सेवक। गौतमी, कोई वृद्धा। केतु, छाता। गति, स्थिर। और छंद, उपाय। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तोता, वानर, ब्रह्मा किसके अर्थ हैं? तो तोता, वानर, ब्रह्मा ये सभी हरि के अर्थ हैं। सोना, तुषार किसके अर्थ हैं? तो सोना और तुषार ये हेम के अर्थ हैं। और सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये सारंग के अर्थ हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये गौ के अर्थ हैं। सूर्य, सूर्य का सारथी किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये अरुण के अर्थ हैं। लक्ष्मण, शेषनाग, आकाश किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये अनंत के अर्थ हैं। किरण, शूण किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये कर के। मेढक, कोयल, भेड़िया किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये कौक। यमराज, अकाल, मृत्यु शब्द के अर्थ में काल आएगा। श्लोक, कथा, गीत किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये गाथा। अग्नि, चूहा, कुत्ता तो इसके लिए कपिल शब्द है। और जाति, विशेष, वाममार्गी, प्रतिज्ञ किस शब्द के अर्थ में है? तो ये कौल के अर्थ में है। अहीर, गौशाला, आवाज ये किसके अर्थ में है? तो ये घोष। तालाब, कमल, आकाश किस शब्द के अर्थ में है? तो ये पुष्कर। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है। तो अपभ्रंश शब्द का अर्थ भ्रष्ट, विकृत और ये सभी आते हैं। अपभ्रंश समय का समय माना जाता है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का समय माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी तो इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई थी। और अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माने जाते हैं तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनेक रचनाओं की भाषा है तो अपभ्रंश भाषा है। वरुचि ने कितनी प्राकृतों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 4 प्राकृतों का वर्णन किया है। हिंदी की बोलचाल की भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1000 ईस्वी से हिंदी की बोलचाल की भाषा का प्रारंभ माना जाता है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को कहा है। तो क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। आधुनिक हिंदी भाषा किस अपभ्रंश का विकसित रूप है? तो ये सौर सैनी अपभ्रंश का विकसित रूप है। कौन सा नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धार सेनतुति के शिलालेख में प्राप्त होता है? तो अपभ्रंश प्राप्त होता है। बौद्ध काल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। और सिंध लोग अपनी वाणियों की भाषा को कहते थे तो सांध्या कहा जाता था। विद्यापति ने कीर्तिलता किस भाषा में लिखी है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा में लिखी है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार तो जौनदोई हैं। और पयुम चरिऊ के लेखक कौन हैं? तो पयुम चरिऊ के लेखक धनपाल हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कितने रूपों में हुआ है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 2 रूपों में हुआ है। अवहट्ट और देसी भाषा और ग्रामीण भाषा। अपभ्रंश का दूसरा नाम तो इसमें अवहट्ट और अभीरी आ जाएगा। अपभ्रंश बोली जाती है तो सौर सैनी में बोली जाती है। अपभ्रंश बोली है तो अपभ्रंश बोली महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी ये सभी अपभ्रंश बोली के अंतर्गत आती हैं। सौर सैनी से उत्पन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। पैसाची भाषा में आती है। पैसाची भाषा में आपकी लहंदा, सिंधी, पंजाबी आती हैं। और व्राचड़ बोली है तो व्राचड़ बोली के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्री भाषा तो महाराष्ट्री भाषा में मराठी। अर्धमगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषा है तो पूर्वी हिंदी। मगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषा तो बांग्ला, असमिया, उड़िया ये सभी मगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। हिंदी भाषा के संपूर्ण विकास को प्रमुख रूप से कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हिंदी भाषा का चरण तो प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। प्राचीन काल का समय है तो प्राचीन काल के समय में 1000 से 1500 ईस्वी तक का आता है। मध्यकाल का समय तो 1500 से 1800 ईस्वी तक का आता है। और आधुनिक काल तो आधुनिक काल 1800 से अभी तक चल रहा है।
प्राचीन काल में किस बोली का विकास प्रारंभ हुआ था? तो प्राचीन काल में बघेली, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ था। प्राचीन काल में किस बोली का विकास प्रारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और ब्रजभाषा। किस सन में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की थी? तो 1350 के लगभग अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना करना स्टार्ट किया था। खड़ी बोली का व्यापक स्तर का प्रयोग हुआ है तो 1800 के लगभग खड़ी बोली का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्टार्ट हो गया था। हिंदी में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो पृथ्वीराज रासो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। जिस समय हिंदी भाषा का इतिहास प्रारंभ होता है उस समय हिंदी प्रदेश कितने राज्यों में विभक्त था? तो हिंदी प्रदेश 2 राज्यों में विभक्त था। हिंदी भाषा के प्राचीन काल की सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल की सामग्री जिसमें आपके शिलालेख, ताम्रपत्र, प्राचीन पत्र, अपभ्रंश काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य एंड अन्य काव्य ग्रंथ आते हैं। विद्यापति की कितनी रचनाएं अपभ्रंश में हैं? तो विद्यापति की 2 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में हैं। चारण काव्य हैं तो चारण काव्यों में खुमान रासो, हमीर रासो और विसलदेव रासो आते हैं। चारण काव्य में आपके परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजय रासो भी आते हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी में धार्मिक ग्रंथ तो धार्मिक ग्रंथों में पयुम चरियु, करकंड चरियु और मवियस कला आती हैं। ब्रजियानी बौद्ध संप्रदाय में कितने सिद्धों का काव्य रचना हुई है? तो 84 सिद्धों की काव्य रचना हुई है। नाथ योगिनियों में प्रमुख हैं तो नाथ योगिनियों में मतेंद्रनाथ, जालंधर नाथ और गोरखनाथ प्रमुख हैं। जोंदुई कवि की रचना है तो जोंदुई कवि की जो रचना है वो परमात्मा प्रकाश है। और कुशल लाभ कवि की रचना तो कुशल लाभ कवि की रचना ढोला मारूरा दूल्हा है। मधुकर कवि की रचना तो जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की रचना है। पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि कौन हैं? तो पुरानी हिंदी के प्रमुख कवियों में सरहप्पा, स्वयंभू और देवसेन आते हैं। साथ ही पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और धनपाल भी इसी में आते हैं। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के कवियों में जिन दत्त सूरी, राम सिंह, जोंदुई और हेमचंद्र, अमीर खुसरो, विद्यापति ये सभी आते हैं। देवसेन की रचना है तो देवसेन की रचना श्रावकाचार है। स्वयंभू की रचना तो स्वयंभू की रचनाओं में पयम चरियु और स्वयंभू छंद और रिट्ठे ठेड़ी चरियु आती हैं। पुष्यदंत की रचना है तो पुष्यदंत की रचनाओं में महापुराण, संदेश रासक और जसहर चरियु आते हैं। अब्दुल रहमान की रचना तो अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, उपदेश रसायन रास और शब्दानुशासन आते हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। योगसार के रचनाकार तो योगसार के रचनाकार जोंदुई हैं। हिंदी उद्भव एवं विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पहले वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। हिंदी के आरंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो हेमचंद्र के द्वारा जो रचना है शब्दानुशासन से हमें हिंदी का आरंभिक रूप से आभास सबसे पहले मिलता है। हिंदी भाषा के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? तो 3 युगों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के विकास में वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो आपके हिंदुस्तानी, डिंगल और अरब के खलीफा, फारस के मुसलमान। तो फारस के मुसलमान हिंदी भाषा के विकास के वास्तविक सूत्रधार थे। हिंदी का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य तो अवहट्ट भाषा को परनिष्ठ अपभ्रंश कहते हैं। हिंदी को भाषा या भाका कहते हैं तो कबीर जी ने कहा है हिंदी को भाषा या भाका। किस प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक ने बिहार को हिंदी प्रदेश नहीं माना है? तो डॉक्टर गियर्सन ने बिहार को हिंदी प्रदेश नहीं माना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी भाषा से हुई है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। आलाखंड किस बोली की रचना है? तो आलाखंड बुंदेली भाषा है
और पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला पत्र कहाँ से निकाला था? तो इन्होंने कलकत्ता से पहला पत्र निकाला था। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये मिर्ज़ापुर से। और भोजपुरी किसकी बोली में आती है? तो भोजपुरी बिहारी बोली में आती है। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। बंगला भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बंगला भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत बुंदेली आएगी। और राजस्थानी बोली तो मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये सभी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती हैं। लखनऊ और रायबरेली जिले की कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा है। ईया प्रत्यय किस बोली में प्रयुक्त होती है? तो अवधी। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में 2 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में आती है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी से हुआ है। सैन वैश्वाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये अवधी का है। और निम्नलिखित बोलियों में सर्वप्रथम बोली है तो वो अवधी है। भाषा की न्यूनतम इकाई, तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई आपकी पद होती है और शब्द की न्यूनतम इकाई आपकी वर्ड है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा पैतृक संपत्ति है, ये कथन गलत है। भाषा का प्रयोग इनमें से कौन करता है? तो भाषा का प्रयोग मनुष्य करते हैं। भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? तो भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। भाषा किस परिवार से आई है? तो भाषा भारोपीय परिवार से आई है। भारोपीय परिवार की किस शाखा से हिंदी का संबंध है? तो आर्य शाखा से हिंदी का संबंध है। इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो आपकी पाली, अपभ्रंश और प्राकृत, ये सभी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हैं। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। तमिल किस प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोली जाती है। और हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से हिंदी का विकास माना जाता है। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो जो हिंदी है वो गुजरात प्रांत की भाषा नहीं है। इनमें से बुंदेली किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली, तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। और विद्यापति ने किस बोली में काव्य रचना की है? तो विद्यापति ने मैथिली बोली में काव्य रचनाएं की हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर ये सभी खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। इटावा, फर्रुखाबाद किस बोली के अंतर्गत आते हैं? तो ये कन्नौजी के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मारवाड़ी राजस्थानी की है। और आगरा, मथुरा कौन सी बोली के क्षेत्र में है? तो आगरा, मथुरा ब्रज भाषा के अंतर्गत आती हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। अमीर खुसरो किस बोली के कवि हैं? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? तो जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी की 8 बोलियां मानी हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इनमें से अवधी भाषा का कवि कौन नहीं है? तो नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं।
बुंदेलखंड में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो बुंदेली है। हरियाणा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हरियाणा में बांगरू बोली जाती है। हिंदुस्तानी भाषा का तात्पर्य हिंदी उर्दू शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा से है। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये तुर्की भाषा का मूलतः शब्द है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ छावनी का बाजार है। और इनमें से कौन हिंदी का साहित्यकार नहीं है? तो मिर्ज़ा गालिब हिंदी के साहित्यकार नहीं है। पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पाली का संबंध बौद्ध धर्म से है। पाली भाषा का काल है, तो पाली भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी के मध्य है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। हिंदी की प्रवृत्ति कैसी है? तो वियोगात्मक है। और कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये कथन एकदम सही है। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ तो रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन, ये सभी अवधी भाषा के ग्रंथ हैं। गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है? तो गढ़वाली उत्तराखंड क्षेत्र की बोली है। टूंडाली बोली का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुरी है। और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा के कवि नहीं है, तो दुष्यंत कुमार ब्रज भाषा के कवि नहीं हैं। बंगला भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी के विकास के मध्यकाल की समय सीमा तो 1500 से 1800 के मध्य है। और विचार आत्मा की मूक बातचीत है, ये कथन किसका है? तो प्लेटो का है। भाषा मानव की उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनियों प्रतीकों की वह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। और ये परिभाषा भोलानाथ तिवारी की है। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। अवधी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो वांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो भोजपुरी बिहार की उपभाषा है। लखनऊ फैजाबाद में कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो लखनऊ फैजाबाद में अवधी बोली का क्षेत्र है। इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इंदौर में मालवी। और आगरा मथुरा की बोली कौन सी है? तो वो आपकी ब्रज भाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मैथिली में रचना की थी। तो वो आपके विद्यापति हैं। खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। इनमें से हरियाणा की बोली कौन सी है? तो हरियाणा की बोली वांगरू है। और हिंदी भाषा का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1200 ईस्वी। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। और हिंदी की उस बोली का नाम बताइए जो मध्यकाल में 600 वर्षों तक साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। तो ब्रज भाषा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा है। और विहारी सतसई की रचना तो ब्रज भाषा में हुई है। इनमें से कौन हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रज बोली हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी का विकास तो अर्ध मगधी से हुआ है। और भोजपुरी किस वर्ग की बोली है? तो भोजपुरी बिहारी बोली है। बनारस, गोरखपुर, देवरिया कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो ये भोजपुरी के अंतर्गत आता है। और नैनीताल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कुमायूनी है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद यहाँ पर खड़ी बोली का क्षेत्र है। और हों सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में होता है? तो ब्रज भाषा में होता है। आएंगे, जाएंगे, खाएंगे रूप किस बोली के हैं? तो ये ब्रज भाषा के हैं। और आई और उई का उच्चारण किस बोली में आता है? तो अवधी में आता है। किस बोली में विशेषण अपने मूल रूप में अकारांत होते हैं? तो अवधी भाषा में। थारा, विस्का, महारा सर्वनाम किस बोली के हैं? तो ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वकालिक क्रियाएं जैसे आके, खाके,
लाके, ये जो है ये खड़ी बोली के शब्द हैं। फिर अकारांत प्रवृत्ति किस बोली की प्रमुख विशेषता है? तो ब्रजभाषा की। और औकारांत ब्रजभाषा की है और अकारांत ये आपकी खड़ी बोली की है। ब्रजभाषा के कवि नहीं है तो कुतवन ब्रजभाषा के कवि नहीं है। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद है और कुतवन की रचना कौन सी है? तो कुतवन की रचना मृगावती है। इनमें से अवधी भाषा की कौन सी है? तो जो मधुमालती है ये अवधी भाषा की कृति है। और माधवन लाल कामकंदला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आलम है। अवध मिलाप के रचयिता, तो अवध मिलाप के रचयिता लालदास हैं। और गीतावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो गीतावली में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। गीतावली में किस भाषा का प्रयोग तुलसी ने किया है? तो गीतावली में तुलसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी की कौन सी कृति ब्रज भाषा में लिखी है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया था? तो 1903 से 1920 के मध्य किया था। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया है? तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने प्रयुक्त किया था। आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रथम बार काव्य भाषा कब बनाया गया? तो सबसे पहले जो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में बनाया गया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य भाषा का रूप क्या है? तो इनकी काव्य भाषा का रूप ब्रज भाषा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। साकेत नामक महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। कामायनी की रचना खड़ी बोली में किसने की थी? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। और श्रीधर पाठक का खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कश्मीर सुषमा। सौर सैनी की अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो सौर सैनी की अपभ्रंशी से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। ब्रजभाषा किस हिंदी वर्ग में आती है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। अवधी किस हिंदी वर्ग में आती है? तो अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग में आती है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत बोलियां स्वीकार की हैं। तो सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत 8 बोलियां स्वीकार की हैं। कन्नौजी किस हिंदी वर्ग की बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्न बोलियों में से कौन बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो कुमायूनी है ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। ग्वालियर किस उपभाषा का क्षेत्र है? तो ग्वालियर बुंदेली का क्षेत्र है। दिल्ली का देहाती भाग किस उपभाषा में आता है? तो हरियाणवी। बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बरेली में ब्रजभाषा बोली जाती है। रत्नाकर किस भाषा के कवि थे? तो रत्नाकर ब्रजभाषा के कवि थे। और हरियाणवी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हरियाणवी का जो विकास है वो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बांगरू बोली का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी है। और ब्रजभाषा का केंद्र, तो ब्रजभाषा का केंद्र मथुरा है। अष्टछाप के कवियों ने काव्य रचना की है? तो ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। आल्हा किस उपबोली में लिखा गया है? तो जो आल्हा है वो बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। अयोध्या किस उपभाषा का क्षेत्र है? तो अयोध्या अवधी का। वहीं छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। अमीर खुसरो की भाषा, तो अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली है। और व्यंजन द्वैत की प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलती है, तो किससे मिलती है? खड़ी बोली से मिलती है। मगधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मगधी जो है वो मगधी से हुई है।
फिर खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया था? तो खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। गढ़वाली किस भाषा की उपबोली है? तो गढ़वाली पहाड़ी भाषा की उपबोली है। बैसवाड़ी किस बोली से संबंधित है? तो बैसवाड़ी अवधी भाषा से संबंधित है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा? तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा की प्रमुख आवृत्तियाँ? तो प्रमुख आवृत्तियों में औकारांत शब्द आता है। बनारस जौनपुर में बोली जाती हैं, तो बनारस जौनपुर में बघेली बोली जाती है। और पटना में बोली जाती है तो मगही। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकसित हुई है। निम्न में से कौन सी भाषा शताब्दियों तक हिंदी काव्य की मान्य भाषा रही है? तो ब्रज भाषा रही है। ब्रज भाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा को अत्यधिक परिमार्जित रूप प्रदान किया है? तो सूरदास जी ने अत्यधिक परिमार्जित रूप प्रदान किया है। राहुल सांकृत्यायन ने ब्रज भाषा काव्य का प्रारंभ माना है? तो सिद्ध सरहप्पा से माना है। ब्रज भाषा के देशव्यापिनी होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कृष्ण भक्ति थी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो सुर सारावली, सुर सागर और साहित्य लहरी। वर्तमान में मूलतः ब्रज क्षेत्र कहा जाता है, तो ब्रज क्षेत्र आगरा मंडल को कहा जाता है। भारतेंदु युग में काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी, तो ब्रज भाषा थी। केशव दास किस बोली के कवि हैं? तो केशव दास ब्रज भाषा के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध ब्रज भाषा से है। और अलंकृत हिंदी काल में किस बोली के काव्य की प्रधानता रही है? तो ब्रज भाषा की रही है। खड़ी बोली को काव्य बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी के परिवर्तन काल में निम्न में से किस बोली के काव्य का प्राधान्य रहा है? तो ब्रज भाषा का। अवध विलास के रचयिता? तो अवध विलास के रचयिता लाल दास हैं। और भूषण की काव्य भाषा? तो भूषण की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। और ऋषि केंद्र उपनाम से ब्रज भाषा के काव्य रचना करते थे, तो मैथिली शरण गुप्त करते थे। दरबारी कवि नहीं थे, तो तुलसीदास जी दरबारी कवि नहीं थे। निम्न में से तुलसी की कौन सी कृति ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं? तो मतीराम, पद्माकर और बिहारी, इन सभी ने ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं की हैं। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो पद्माकर हैं। रमई काका किस भाषा के कवि हैं? तो रमई काका अवधी भाषा के कवि हैं। और चंदावन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। छायावादी कवि नहीं है, तो नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। कृष्णायन किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? तो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। जायसी की अवधि है, तो जायसी की ठेठ ग्रामीण अवधि है। और रामचरितमानस की रचना किस लोक भाषा में हुई थी? तो अवधी भाषा में हुई थी। साकेत महाकाव्य लिखा गया है, तो साकेत महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। छायावादी कवियों ने काव्य रचना की है, तो खड़ी बोली में की है। और इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो वांगरू बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी यानी कि हरियाणा की बोली है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो एक भाषा की दो बोलियों में बोधगम्यता होती है। इनमें से पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पहाड़ी हिंदी की बोली कुमायूनी है। मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू बोली का दूसरा नाम हरियाणवी है। और हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो 18 आती हैं। मथुरा जिले की बोली का नाम क्या है? तो ब्रजभाषा है। और इनमें से कन्नौजी कहाँ नहीं बोली जाती है? तो कन्नौजी फिरोजाबाद में नहीं बोली जाती है। आयो, गायो, कारो ये शब्द जो हैं ये किस बोली के हैं? तो ये आपकी ब्रजभाषा के होते हैं। फिर है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो उड़िया भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। सूरदास किस बोली के कवि थे? तो ये ब्रज भाषा के कवि थे। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है? तो
पंजाब क्षेत्र जो है वो हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। लोटा, बैठा, गड्डी शब्द हिंदी की किस बोली के हैं? तो ये खड़ी बोली के शब्द हैं। ईया प्रत्यय का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो अवधी में ईया प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विद्यापति किस बोली के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली के कवि हैं। इनमें से कौन सी विशेषता ब्रज भाषा की है? तो औकारांत जो प्रवृत्ति है ये ब्रज भाषा की विशेषता है। किस बोली में उत्तम पुरुष के लिए हों का प्रयोग होता है? तो ब्रज भाषा। और झांसी ललितपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बुंदेली। खड़ी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली दिल्ली मेरठ के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी हिंदी की शैली नहीं है? तो गुजराती हिंदी शैली की नहीं है। वदानवाज किस बोली के कवि हैं? तो ये दक्षिणी हिंदी के कवि हैं। इनमें से हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के विचार विनिमय का माध्यम बनती है तो राष्ट्रभाषा। जो भाषा अन्य भाषा भाषियों के संपर्क स्थापित करने के लिए व्यवहार में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारें आपसी पत्र व्यवहार किस भाषा में करती हैं? तो राज्य भाषा में करती हैं। भारत की संपर्क भाषा बनने की योग्यता किसमें है? तो हिंदी में है। और राज्य भाषा प्रयोग होती है तो ये आपकी शासन में, सरकारी कामकाज में और प्रशासन में प्रयोग की जाती है। भारत की राजभाषा तो हिंदी है। और संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य? तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है बहुसंख्यक क्षेत्र श्रेणी की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो 1955 में किया गया था। भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है? तो ये प्रावधान संविधान की धारा 343 के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की राजभाषा है। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा ने भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने का प्रस्ताव कब रखा था? तो 14 सितंबर 1949 को। अंग्रेजी को प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ सरकारी कामकाज में प्रयुक्त करने का प्रावधान किया गया था? तो 12 वर्ष। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक हैं। वहीं राजभाषा आयोग के मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो मनोनीत सदस्य 20 हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में संसदीय समिति गठित की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग ने अपनी कितनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? तो 19। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण? तो इसमें बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त होनी चाहिए, साथ ही व्यापक क्षेत्र में व्यवहारत होनी चाहिए और राष्ट्रीय एकता में सहायक होनी चाहिए। हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी तो 14 सितंबर 1949 को बनी थी। तो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से राजभाषा बनी गई थी। हिंदी की सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में है? तो तमिलनाडु में। और संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई थी तो 1936 में। संविधान के अनुसार हिंदी में कौन से अंक ग्रहण किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंक ग्रहण किए गए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है तो महात्मा गांधी ने। राष्ट्रवाद अधिनियम के अंतर्गत भारत को भाषाई दृष्टि से बांटा गया है तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम का निर्माण तो 1976 में हुआ था। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये जो कथन है ये किसने दिया है? तो भारतेंदु ने दिया था। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो खरोष्टी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का समुचित विकास माना जाता है तो 10वीं शताब्दी माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के किस राजा ने किया है? तो जयभट्ट ने
किया है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो 800 ईस्वी में। देवनागरी में आँख की 12 खड़ी को स्वीकार करने का सुझाव दिया था तो काका कालेलकर ने दिया था। सभी लिपियों में पूर्व वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है तो देवनागरी लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण हैं तो देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं वो आपके 11 हैं और व्यंजनों की संख्या 3 है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव दिया था तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा लिपि सुधार समिति गठित की गई थी तो 1941 में। देवनागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकालने का सुझाव किसने दिया था तो लाला श्रीनिवास दास ने दिया था। और महाराष्ट्र किस संस्था द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया तो महाराष्ट्र साहित्य परिषद के द्वारा। तिलक ने देवनागरी के कितने टाइप निर्धारित किए हैं तो 120। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था तो 1953 में। विश्व में सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ है तो सबसे पहले चित्र लिपि का विकास हुआ था। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं तो 52 वर्ण हैं। हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ था तो आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ 1786 में हुआ था। आधुनिक भाषा विज्ञान का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ था तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जो प्रारंभ है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। हिंदी में भाषा विज्ञान का दूसरा नाम क्या है तो हिंदी में भाषा विज्ञान का दूसरा नाम है भाषा शास्त्र, शब्दशास्त्र और तुलनात्मक भाषा शास्त्र। ये तीनों ही भाषा विज्ञान के दूसरे नाम हैं। भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी तो ये परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दी थी। भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना, ये परिभाषा किसकी है तो ये परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दी थी कि भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। भाषा विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो भाषा विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग तो भाषा विज्ञान के प्रमुख अंगों में आपके भाषा विज्ञान जिसमें आपका ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान आते हैं। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने हैं तो इसके प्रमुख अंगों में आपके 4 हो जाएंगे। और भाषा विज्ञान का गौण अंग तो भाषा विज्ञान के गौण अंगों की बात करें तो भाषा की उत्पत्ति, भाषाओं का वर्गीकरण और कोश विज्ञान, ये सभी भाषा विज्ञान के गौण अंगों में आते हैं। भाषा विज्ञान के गौण अंग तो इसमें आपके लिपि विज्ञान, शैली विज्ञान और प्रागैतिहासिक खोज ये सभी आते हैं। भाषा विज्ञान का फिर से है वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन अलग है कि भूभाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान और भाषिक भूगोल, ये सभी भी आपके भाषा विज्ञान के गौण अंगों के अंतर्गत ही आते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन की कितनी पद्धतियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं तो भाषा विज्ञान की 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से प्रचलित हैं और वो पद्धति जिसमें आपका वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक आती हैं। मूक भाषा के कितने प्रकार बनते हैं तो मूक भाषा के 2 प्रकार बनते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सांकेत और दूसरा इंगित करना। आंगिक चेष्टाओं के द्वारा किसको प्रकट किया जाता है तो आंगिक चेष्टाओं के द्वारा घृणा को, क्रोध को, प्रेम को प्रकट किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे कि प्रसन्नता, सहमति, असहमति, इन सभी को भी आंगिक चेष्टाओं के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। मुखर भाषा को कितने भागों में बांटा गया है तो मुखर भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो अव्यक्त और व्यक्त। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है।
भाषिक कथन के कितने पक्ष होते हैं? तो भाषिक कथन के 2 पक्ष होते हैं, एक रूप और दूसरा अर्थ। शिष्यूट प्रजनक व्याकरण में भाषा के कितने प्रमुख संघटक बनाए हैं? तो 3 प्रमुख संघटक बनाए हैं। कौन कौन से? वाक्य, स्वप्न प्रक्रिया और अर्थ। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान के कितने अंग मानते हैं? तो डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान के 6 अंग मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान के कितने अंगों को स्वीकार करते हैं? तो भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान के 4 भागों को स्वीकार करते हैं। भाषा विज्ञान से सामान्यतः कितनी बातों का बोध होता है? तो भाषा विज्ञान से सामान्यतः 4 बातों का बोध होता है। भाषा कहने से सामान्यतः रात होता है, तो ध्वनि का, वाक्य तथा अर्थ का और शब्द का। फिर है कि भाषा विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित कर विचार किया जा सकता है? तो 2 क्षेत्रों में विभाजित करके उन पर विचार किया जा सकता है। भाषा का शरीर गठन होता है, तो भाषा का जो शरीर गठन है वह स्वप्न से होता है। कौन भाषा में जान डालता है? तो जो अर्थ है ये भाषा में जान डालता है। स्वप्न विज्ञान का पुराना संबंध है, तो इसका पुराना संबंध ध्वनि विज्ञान से है। भाषा की कौन सी इकाई स्वप्न है? तो कौन सी इकाई स्वप्न है? तो लघुत्तम इकाई स्वप्न है। स्वप्न विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका श्रोतिक, मॉर्फोव्याकरणिक और संवहनिक। वाक्य विज्ञान के कितने भाग हैं? तो वाक्य विज्ञान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक, ये वाक्य विज्ञान के भाग हैं। इनमें से वाक्य रचना का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति कितनी है? तो भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति 5 है। भाषा विज्ञान अध्ययन की पद्धति तो आपके संरचनात्मक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। भाषा का भाष वैज्ञानिक अध्ययन कितनी विधियों से किया जाता है? तो 3 विधियों से किया जाता है। भाषा का भाष वैज्ञानिक अध्ययन विधि है, तो उसमें समकालिक, तुलनात्मक और कालक्रमिक है। कौन सी नहीं है विधि? तो हजारी प्रसाद जो है वो आपके भाष वैज्ञानिक नहीं है। भाषा विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में किसने कहा है कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी बनावट, उसके विकास तथा उसके ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है? तो ये श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा का विज्ञान कहलाता है, और ये जो कथन है ये देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा था। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव प्रयुक्त व्यक्त वाक्य का पूर्णतया वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये किस विद्वान का कथन है? तो ये कर्ण सिंह का कथन है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के निम्नलिखित रूप का अध्ययन किया जाता है, तो उच्चारित तथा मौखिक रूप का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान का निम्नलिखित में से किससे गहरा संबंध है? तो इसका व्याकरण से गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान की उपयोगिता, तो उपयोगिताओं में ज्ञान पिपासा की शांति, भाषा के परिष्कृत रूप का ज्ञान होना, साथ ही भाषा विज्ञान से वैज्ञानिक अध्ययन की ओर प्रवृत्ति। भाषा विज्ञान की उपयोगिता तो वेदार्थ ज्ञान में सहायक है, साहित्य ज्ञान में सहायक है और विश्व बंधुत्व भावना का प्रेरक के लिए सहायक है। भाषा विज्ञान की उपयोगिता, तो इसमें इस भाषा विज्ञान की उपयोगिता में लिपि विकास में सहायक होता है, वाक् चिकित्सा में, साथ ही विभिन्न शाखाओं का समन्वय करने में सहायक होता है। किसी भी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। क्या अर्थबोध के लिए सबसे उपयोगी है? तो जो व्यवहार है ये आपके अर्थबोध के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं प्रस्तुत की हैं? तो 3 दिशाएं प्रस्तुत की हैं। कौन कौन सी? अर्थ विस्तार, अर्थादेश और अर्थ संकोच। अर्थ परिवर्तन का कारण है तो बल का अपसरण,
पीढ़ी परिवर्तन और परिवेश परिवर्तन, ये सभी अर्थ परिवर्तन के कारण होते हैं। अर्थ भ्रांति का कारण, तो इसमें अज्ञान या भ्रांति, अंधविश्वास और अर्थगत अनिश्चितता, ये सभी अर्थ भ्रांति के कारण होते हैं। समान अर्थ का बोध करने वाले शब्दों को कहते हैं, तो समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। बादल का पर्यायवाची पयोद, मित्र का सखा, नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची भागीरथी नहीं है। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, तो बारिश, पंकज, नीरज, जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मधुप, ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली का पर्यायवाची, तो झस। गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा गणपति। भौरा का मधुप। नराज, तो नराज का हो जाएगा वाण। निम्न में से विधाता का सही अर्थ बताइए, तो विधाता का सही अर्थ ब्रह्मा। और केसरी पर्यायवाची है, तो केसरी सिंह का पर्यायवाची है। विष्णु वाचक शब्द है, तो मुकुंद विष्णु है। निम्न में से सागर का पर्याय नहीं है, तो सरोवर सागर का पर्याय नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो निशाचर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से सेवक का पर्यायवाची नहीं है, तो अनुचर, ये सेवक का पर्यायवाची नहीं है। राशव, तो राशव गधा का पर्यायवाची होता है। और निर्माण, निर्माण का पर्यायवाची मोक्ष है। रेणु शब्द किसका वाचक है, तो रेणु धूल का वाचक है। पर्वत के पर्यायवाची, तो पर्वत में आपके नभ, असम, धूपधर और अचल, ये सभी नभ के पर्यायवाची हैं। शैलजा इस किसका पर्यायवाची है, तो शैलजा पार्वती का पर्यायवाची है। पार्थ, तो पार्थ पर्यायवाची अर्जुन का है। और सूर्य के पर्यायवाची, तो सूर्य के पर्यायवाची में दिनकर, रवि, भानु, आदित्य आएंगे। जंगल का पर्यायवाची कांतार है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि। यमराज का पर्यायवाची कृतांत। मनीषी, मनीषी का पर्यायवाची पंडित होगा। रचना, रचना किसका पर्यायवाची है, तो रचना जीव का पर्यायवाची है। और यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो भागीरथी यमुना का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची, तो आँख का पर्यायवाची दृग हो जाएगा। दुहिता किसका पर्यायवाची है, तो दुहिता पुत्री का पर्यायवाची है। और ब्रह्मा का वाचक शब्द नहीं है, तो ब्रह्मा चतुर्मुख, ये इसका वाचक नहीं है। शंकर का बोध नहीं होता है, तो कैवल्य, ये शंकर का पर्याय नहीं है। और प्रताप किसका पर्यायवाची है, तो प्रताप छड़ना का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची कलापी है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो हंसजाप, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर किसका पर्यायवाची है, तो ये तालाब का है। और महाश्वेता, तो महाश्वेता सरस्वती का पर्याय है। घर का पर्यायवाची शब्द निकेत हो जाएगा। और हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हाथी का सैंधव नहीं है। उत्थान, उत्थान का पतन विलोम हो जाएगा। आदि का अंत। इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। और लोक का विलोम परलोक। आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा। और देव का दानव हो जाएगा विलोम। अग्र का विलोम पश्य हो जाएगा। और अंतरंग, तो इसका बहिरंग हो जाएगा। और नूतन का पुरातन हो जाएगा विलोम। दुर्गम का विलोम हो जाएगा आपका सुगम। आसक्त का हो जाएगा अनासक्त। अनुकूल का विलोम होगा आपका प्रतिकूल। और जय का विलोम हो जाएगा पराजय। प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। और शुक्ल का विलोम हो जाएगा आपका कृष्ण। उत्तम का विलोम होगा अधम। और निर्गुण का हो जाएगा सगुण। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा मंद। सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। और नश्वर का विलोम हो जाएगा चिंतन। नश्वर का चिंतन। विराग के शब्द का विलोम है, तो विराग अनुराग। उत्तम का हो जाएगा अधम।
साक्षर का विलोम हो जाएगा, साक्षर का निरक्षर। व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। राजा का विलोम प्रजा। आशा का निराशा। अल्पज्ञ का हो जाएगा विलोम बहुज्ञ और भोगी का हो जाएगा योगी। कुटिल का विलोम रहेगा सरल। उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट। प्रेम का विलोम घृणा। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। निराकार का विलोम होगा साकार और वियोग का विलोम होगा संयोग। सविराम का विलोम हो जाएगा अविराम। विरोध का विलोम होगा समर्थन। ज्ञेय का विलोम रहेगा अज्ञेय। श्रद्धा का विलोम हो जाएगा घृणा और ह्रस्व का विलोम रहेगा दीर्घ। शेष का विलोम रहेगा अशेष। अंक शब्द में दो अर्थ बताइए। तो अंक शब्द में आपका एक गोद और अध्याय, ये दोनों ही अंक के अर्थ हैं। फल के दो अर्थ, तो फल में आपका परिणाम और फल। निम्न में से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं है? तो दूध जीवन का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ जमीन नहीं है। हर शब्द का अर्थ है, तो हर शब्द का अर्थ हो जाएगा शिव। कोटि शब्द का सही अर्थ, तो कोटि का हो जाएगा करोड़ और सुधा का अर्थ हो जाएगा अमृत। कनक शब्द के दो अर्थ, तो सोना और धतूरा। अली शब्द, तो अली शब्द भ्रमर और हरि शब्द का अर्थ नहीं है, तो हरि में आपका भ्रमर नहीं आएगा। अहि शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो अहि शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पृथ्वी के दो अर्थ हैं, तो पृथ्वी के दो अर्थ में जवाब और दिशा। कुंजर शब्द का सही अर्थ पीपल हो जाएगा और कर के अर्थ में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो कर के अर्थ में चांदी प्रयुक्त शब्द नहीं है। घट शब्द का प्रयोग मदिरा के लिए नहीं होता है। द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का अर्थ मेढक नहीं है बल्कि ब्राह्मण, चंद्रमा, दांत, ये सभी द्विज के अर्थ हैं। श्री में आपका लक्ष्मी। कच्छ शब्द का प्रयोग होता है, तो कच्छ शब्द का प्रयोग केस के लिए होता है। मुद्रा शब्द का अर्थ नहीं है, तो क्रोध। सैंधव का सही अर्थ है, तो घोड़ा। कुल शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कुल वंश के लिए प्रयुक्त होता है। पयोधर, तो पयोधर पृथ्वी को कहते हैं। और कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो कनक धतूरे में प्रयुक्त होता है, धतूरा और सोना। गौ शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो राजा के लिए गौ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और अली, तो अली मधुमक्खी इसका अर्थ नहीं है बल्कि कोयल और सखी और भ्रमर, ये सभी अली के अर्थों में आते हैं। कर्ण के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो पैर। सारंग शब्द किस अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? तो वाणंग, वाण को प्रयुक्त नहीं करता है। वृंदा का अर्थ, तो वृंदा का अर्थ तुलसी हो जाएगा। और मधु का अर्थ नहीं है, तो मधु का अर्थ नशा नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के चार चार अर्थ विकल्प के रूप में दिए गए हैं और सही शब्द का बताना है। तो आन का अर्थ हो जाएगा अकेला। अमृत हो जाएगा अनमोल। अचल का हो जाएगा चंचल। उत्तर का रहेगा प्रश्न। बलि का हो जाएगा याचना। अधर का रहेगा पाताल। इतर उच्च। काम परमार्थ फल। आमुख चपला महिला। कृष्ण काला। तक्षक शिलान्यास। खर श्रृगाल। कनक बिच्छू। जरा खांसी। गुरु उत्कोच। आपत्ति दुर्बलता। अर्घ बुध। ताल वटवृक्ष। कपि घोड़ा।
आतुर, प्रसन्न, कंद, धीमा, जड़, चेतन, अज, बकरा, पानी, पानी का संजीवनी, अपेक्षा, निराशा, इंदु, कथा, गोपाल, वटुक, कौशिक, दुर्वासा, कर, कान, घट, दूध, ठाकुर, सेवक, गौतमी, कोई वृद्धा, केतु, छाता, गति, स्थिर और छंद, उपाय। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो तोता, वानर, ब्रह्मा किसके अर्थ हैं? तो तोता, वानर, ब्रह्मा ये सभी हरि के अर्थ हैं। सोना, तुषार किसके अर्थ हैं? तो सोना और तुषार ये हेम के अर्थ हैं। और सर्प, मेघ, हिरण किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये सारंग के अर्थ हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये गौ के अर्थ हैं। सूर्य, सूर्य का सारथी किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये अरुण के अर्थ हैं। लक्ष्मण, शेषनाग, आकाश किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये अनंत के अर्थ हैं। किरण, शूण किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये कर के। मेढक, कोयल, भेड़िया किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये कौक। यमराज, अकाल, मृत्यु शब्द के अर्थ में काल आएगा। श्लोक, कथा, गीत किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये गाथा। अग्नि, चूहा, कुत्ता तो इसके लिए कपिल शब्द है। और जाति, विशेष, वाममार्गी, प्रतिज्ञ किस शब्द के अर्थ में है? तो ये कौल के अर्थ में है। अहीर, गौशाला, आवाज ये किसके अर्थ में है? तो ये घोष। तालाब, कमल, आकाश के शब्द के अर्थ में है? तो ये पुष्कर। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है। तो अपभ्रंश शब्द का अर्थ भ्रष्ट, विकृत और ये सभी आते हैं। अपभ्रंश समय का समय माना जाता है। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का समय माना जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी तो इसकी उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई थी। और अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माने जाते हैं तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनेक रचनाओं की भाषा है तो अपभ्रंश भाषा है। वरुचि ने कितनी प्राकृतों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 4 प्राकृतों का वर्णन किया है। हिंदी की बोलचाल की भाषा का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1000 ईस्वी से हिंदी की बोलचाल की भाषा का प्रारंभ माना जाता है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को कहा है तो क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। आधुनिक हिंदी भाषा किस अपभ्रंश का विकसित रूप है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश का विकसित रूप है। कौन सा नाम सबसे पहले बल्लभी की राजा धार सेनतुति के शिलालेख में प्राप्त होता है? तो अपभ्रंश प्राप्त होता है। बौद्ध काल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है। और सिंध लोग अपनी वाणियों की भाषा को कहते थे तो सांध्या कहा जाता था। विद्यापति ने कीर्तिलता किस भाषा में लिखी है? तो विद्यापति ने कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा में लिखी है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार तो जौनदोई हैं। और पयुम चरिऊ के लेखक कौन है? तो पयुम चरिऊ के लेखक धनपाल हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कितने रूपों में हुआ है? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 2 रूपों में हुआ है। अवहट्ट और देसी भाषा और ग्रामीण भाषा। अपभ्रंश का दूसरा नाम तो इसमें अवहट्ट और अभीरी आ जाएगा। अपभ्रंश बोली जाती है तो सौरसेनी में बोली जाती है। अपभ्रंश बोली है तो अपभ्रंश बोली महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमगधी ये सभी अपभ्रंश बोली के अंतर्गत आती हैं।
सौर सैनी से उत्पन्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो पश्चिमी हिंदी, गुजराती, पहाड़ी, ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। पैसाची भाषा में आती है। पैसाची भाषा में आपकी लहंदा, सिंधी, पंजबी आती हैं। और व्राचड़ बोली है तो व्राचड़ बोली के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्रीय भाषा, तो महाराष्ट्रीय भाषा में मराठी। अर्ध मगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषा है तो पूर्वी हिंदी। मगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषा तो बांग्ला, असमिया, उड़िया, ये सभी मगधी से उत्पन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं। हिंदी भाषा के संपूर्ण विकास को प्रमुख रूप से कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है हिंदी भाषा का चरण। तो प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। प्राचीन काल का समय है तो प्राचीन काल के समय में 1000 से 1500 ईस्वी तक का आता है। मध्यकाल का समय तो 1500 से 1800 ईस्वी तक का आता है। और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल 1800 से अभी तक चल रहा है। प्राचीन काल में किस बोली का विकास प्रारंभ हुआ था? तो प्राचीन काल में बघेली, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ था। प्राचीन काल में किस बोली का विकास प्रारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और ब्रजभाषा। किस सन में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की थी? तो 1350 के लगभग अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना करना स्टार्ट किया था। खड़ी बोली का व्यापक स्तर का प्रयोग हुआ है तो 1800 के लगभग खड़ी बोली का व्यापक स्तर पर प्रयोग स्टार्ट हो गया था। हिंदी में प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो पृथ्वीराज रासो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। जिस समय हिंदी भाषा का इतिहास प्रारंभ होता है उस समय हिंदी प्रदेश कितने राज्यों में विभक्त था? तो हिंदी प्रदेश 2 राज्यों में विभक्त था। हिंदी भाषा के प्राचीन काल की सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल की सामग्री जिसमें आपके शिलालेख, ताम्रपत्र, प्राचीन पत्र, अपभ्रंश काव्य, चारण काव्य, धार्मिक काव्य एंड अन्य काव्य ग्रंथ आते हैं। विद्यापति की कितनी रचनाएं अपभ्रंश में हैं? तो विद्यापति की 2 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में हैं। चारण काव्य हैं तो चारण काव्यों में खुमान रासो, हमीर रासो और विसल देव रासो आते हैं। चारण काव्य में आपके परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजय रासो भी आते हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी में धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथों में पयुम चरियु, करकंड चरियु और मवियस कला आती हैं। ब्रजियानी बौद्ध संप्रदाय में कितने सिद्धों का काव्य रचना हुई है? तो 84 सिद्धों की काव्य रचना हुई है। नाथ योगिनियों में प्रमुख हैं तो नाथ योगिनियों में मतेंद्रनाथ, जालंधर नाथ और गोरखनाथ प्रमुख हैं। जोंदुई कवि की रचना है तो जोंदुई कवि की जो रचना है वो परमात्मा प्रकाश है। और कुशल लाभ कवि की रचना, तो कुशल लाभ कवि की रचना ढोला मारूरा दूल्हा है। मधुकर कवि की रचना, तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। पुरानी हिंदी के प्रमुख कवि कौन हैं? तो पुरानी हिंदी के प्रमुख कवियों में सरहप्पा, स्वयंभू और देवसेन आते हैं। साथ ही पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और धनपाल भी इसी में आते हैं। अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के कवियों में जिन दत्त सूरी, राम सिंह, जोंदुई और हेमचंद्र, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सभी आते हैं। देवसेन की रचना है तो देवसेन की रचना श्रावकाचार है। स्वयंभू की रचना, तो स्वयंभू की रचनाओं में पयम चरियु और स्वयंभू छंद और रिट्ठे ठेड़ी चरियु आती हैं। पुष्यदंत की रचना है तो पुष्यदंत की रचनाओं में महापुराण, संदेश रासक और जसहर चरियु आते हैं। अब्दुल रहमान की रचना, तो अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, उपदेश रसायन रास और शब्दानुशासन आते हैं। शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार, तो पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह हैं। योगसार के रचनाकार, तो योगसार के रचनाकार जोंदुई हैं। हिंदी उद्भव एवं विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पहले वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। हिंदी के आरंभिक रूप का आभास सर्वप्रथम हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो हेमचंद्र के द्वारा जो रचना है शब्दानुशासन से हमें हिंदी का आरंभिक रूप से आभास सबसे पहले मिलता है।
हिंदी भाषा के विकास को कितने युगों में बांटा गया है? तो 3 युगों में बांटा गया है। हिंदी भाषा के विकास में वास्तविक सूत्रधार कौन थे? तो आपके हिंदुस्तानी, डिंगल और अरब के खलीफा, फारस के मुसलमान। तो फारस के मुसलमान हिंदी भाषा के विकास के वास्तविक सूत्रधार थे। हिंदी का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी का आरंभ 1000 ईस्वी से हुआ है। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य, तो अवहट्ट भाषा को परनिष्ठ अपभ्रंश कहते हैं। हिंदी को भाषा या भाका कहते हैं। तो कबीर जी ने कहा है हिंदी को भाषा या भाका। किस प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक ने बिहार को हिंदी प्रदेश नहीं माना है? तो डॉक्टर गियर्सन ने बिहार को हिंदी प्रदेश नहीं माना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी भाषा से हुई है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। रानी केतकी की कहानी की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार ईसा अल्लाह खां है। आलाखंड किस बोली की रचना है? तो आलाखंड बुंदेली भाषा है। और पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला पत्र कहाँ से निकाला था? तो इन्होंने कलकत्ता से पहला पत्र निकाला था। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये मिर्ज़ापुर से। और भोजपुरी किसकी बोली में आती है? तो भोजपुरी बिहारी बोली में आती है। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। बंगला भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बंगला भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत बुंदेली आएगी। और राजस्थानी बोली तो मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये सभी राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती हैं। लखनऊ और रायबरेली जिले की कौन सी भाषा है? तो अवधी भाषा है। ईया प्रत्यय किस बोली में प्रयुक्त होती है? तो अवधी। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में 2 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो पूर्वी हिंदी में बोलियों की संख्या 3 है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी में आती है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी आती है। अवधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास अर्धमगधी से हुआ है। सैन वैश्वाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ये अवधी का है। और निम्नलिखित बोलियों में सर्वप्रथम बोली है तो वो अवधी है। भाषा की न्यूनतम इकाई, तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। और वाक्य की न्यूनतम इकाई आपकी पद होती है। और शब्द की न्यूनतम इकाई आपकी वर्ड है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा पैतृक संपत्ति है, ये कथन गलत है। भाषा का प्रयोग इनमें से कौन करता है? तो भाषा का प्रयोग मनुष्य करते हैं। भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? तो भाषा के 2 रूप माने जाते हैं। भाषा किस परिवार से आई है? तो भाषा भारोपीय परिवार से आई है। भारोपीय परिवार की किस शाखा से हिंदी का संबंध है? तो आर्य शाखा से हिंदी का संबंध है। इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो आपकी पाली, अपभ्रंश और प्राकृत, ये सभी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हैं। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है। तमिल किस प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? तो केरल में मलयालम बोली जाती है। और हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से हिंदी का विकास माना जाता है। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो जो हिंदी है वो गुजरात प्रांत की भाषा नहीं है। इनमें से बुंदेली किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली, तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। और विद्यापति ने किस बोली में काव्य रचना की है? तो विद्यापति ने मैथिली बोली में काव्य रचनाएं की हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं?
तो मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर ये सभी खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। इटावा, फर्रुखाबाद किस बोली के अंतर्गत आते हैं? तो ये कन्नौजी के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मारवाड़ी राजस्थानी की है। और आगरा मथुरा कौन सी बोली के क्षेत्र में है? तो आगरा मथुरा ब्रजभाषा के अंतर्गत आती हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास ब्रजभाषा के कवि थे। अमीर खुसरो किस बोली के कवि हैं? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? तो जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी की 8 बोलियां मानी हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इनमें से अवधी भाषा का कवि कौन नहीं है? तो नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं है। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो बुंदेली है। हरियाणा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो हरियाणा में बांगरू बोली जाती है। हिंदुस्तानी भाषा का तात्पर्य हिंदी उर्दू शब्दावली से युक्त हिंदी भाषा से है। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो ये तुर्की भाषा का मूलतः शब्द है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ, तो शाब्दिक मूल अर्थ छावनी का बाजार है। और इनमें से कौन हिंदी का साहित्यकार नहीं है? तो मिर्ज़ा गालिब हिंदी के साहित्यकार नहीं है। पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पाली का संबंध बौद्ध धर्म से है। पाली भाषा का काल है? तो पाली भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी के मध्य है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। हिंदी की प्रवृत्ति कैसी है? तो वियोगात्मक है। और कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये कथन एकदम सही है। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ तो रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन ये सभी अवधी भाषा के ग्रंथ हैं। गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है? तो गढ़वाली उत्तराखंड क्षेत्र की बोली है। टुंडाली बोली का दूसरा नाम क्या है? तो जयपुरी है। और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा के कवि नहीं है? तो दुष्यंत कुमार ब्रजभाषा के कवि नहीं हैं। बंगला भाषा का विकास अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो मगधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी के विकास के मध्यकाल की समय सीमा तो 1500 से 1800 के मध्य है। और विचार आत्मा की मूक बातचीत है, ये कथन किसका है? तो प्लेटो का है। भाषा मानव की उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनियों प्रतीकों की वह संरचना व्यवस्था है जिसके द्वारा विशेष समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। और ये परिभाषा भोलानाथ तिवारी की है। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। अवधी बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो वांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो भोजपुरी बिहार की उपभाषा है। लखनऊ फैजाबाद में कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो लखनऊ फैजाबाद में अवधी बोली का क्षेत्र है। इंदौर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इंदौर में मालवी। और आगरा मथुरा की बोली कौन सी है? तो वो आपकी ब्रजभाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मैथिली में रचना की थी, तो वो आपके विद्यापति हैं। खड़ी बोली में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और कौरवी किस बोली का दूसरा नाम है? तो कौरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है। इनमें से हरियाणा की बोली कौन सी है? तो हरियाणा की बोली वांगरू है। और हिंदी भाषा का विकास कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1200 ईस्वी। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश है। और हिंदी की उस बोली का नाम बताइए जो मध्यकाल में 600 वर्षों तक साहित्यिक भाषा के पद पर प्रतिष्ठित रही है। तो ब्रजभाषा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा है। और विहारी सतसई की रचना तो ब्रजभाषा में हुई है।
इनमें से कौन हिंदी की बोली नहीं है? तो ब्रजबुली हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पूर्वी हिंदी का विकास तो अर्ध मगधी से हुआ है। और भोजपुरी किस वर्ग की बोली है? तो भोजपुरी बिहारी बोली है। बनारस, गोरखपुर, देवरिया कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो ये भोजपुरी के अंतर्गत आता है। और नैनीताल में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो कुमायूनी है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद यहाँ पर खड़ी बोली का क्षेत्र है। और हों सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में होता है? तो ब्रज भाषा में होता है। आएंगे, जाएंगे, खाएंगे रूप किस बोली के हैं? तो ये ब्रज भाषा के हैं। और आई और उई का उच्चारण किस बोली में आता है? तो अवधी में आता है। किस बोली में विशेषण अपने मूल रूप में अकारांत होते हैं? तो अवधी भाषा में। थारा, विस्का, महारा सर्वनाम किस बोली के हैं? तो ये खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वकालिक क्रियाएं जैसे आके, खाके, लाके ये जो हैं ये खड़ी बोली के शब्द हैं। फिर अकारांत प्रवृत्ति किस बोली की प्रमुख विशेषता है? तो ब्रजभाषा की। और औकारांत ब्रजभाषा की है और अकारांत ये आपकी खड़ी बोली की है। ब्रजभाषा के कवि नहीं है तो कुतवन ब्रजभाषा के कवि नहीं है। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद है। और कुतवन की रचना कौन सी है? तो कुतवन की रचना मृगावती है। इनमें से अवधी भाषा की कौन सी है? तो जो मधुमालती है ये अवधी भाषा की कृति है। और माधवन लाल कामकंदला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आलम है। अवध मिलाप के रचयिता तो अवध मिलाप के रचयिता लालदास हैं। और गीतावली में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो गीतावली में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। गीतावली में किस भाषा का प्रयोग तुलसी ने किया है? तो गीतावली में तुलसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसी की कौन सी कृति ब्रज भाषा में लिखी है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया था? तो 1903 से 1920 के मध्य किया था। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया है? तो सबसे पहले अमीर खुसरो ने प्रयुक्त किया था। आधुनिक काल में खड़ी बोली को प्रथम बार काव्य भाषा कब बनाया गया? तो सबसे पहले जो खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में द्विवेदी युग में बनाया गया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य भाषा का रूप क्या है? तो इनकी काव्य भाषा का रूप ब्रज भाषा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। साकेत नामक महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में किसने की थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। कामायनी की रचना खड़ी बोली में किसने की थी? तो कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। और श्रीधर पाठक का खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कश्मीर सुषमा। सौरसेनी की अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ है? तो सौरसेनी की अपभ्रंशी से ब्रजभाषा का विकास हुआ है। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो अपभ्रंश वियोगात्मक भाषा है। ब्रजभाषा किस हिंदी वर्ग में आती है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। अवधी किस हिंदी वर्ग में आती है? तो अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग में आती है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत बोलियां स्वीकार की हैं। तो सर जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी के अंतर्गत 8 बोलियां स्वीकार की हैं। कन्नौजी किस हिंदी वर्ग की बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्न बोलियों में से कौन बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो कुमायूनी है ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। ग्वालियर किस उपभाषा का क्षेत्र है? तो ग्वालियर बुंदेली का क्षेत्र है। दिल्ली का देहाती भाग किस उपभाषा में आता है? तो हरियाणवी। बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बरेली में ब्रजभाषा बोली जाती है। रत्नाकर किस भाषा के कवि थे? तो रत्नाकर
ब्रजभाषा के कवि थे। और हरियाणवी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हरियाणवी का जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बांगरू बोली का दूसरा नाम क्या है? तो हरियाणवी है। और ब्रजभाषा का केंद्र? तो ब्रजभाषा का केंद्र मथुरा है। अष्टछाप के कवियों ने काव्य रचना की है? तो ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। आल्हा किस उपबोली में लिखा गया है? तो जो आला है वो बनाफरी उपबोली में लिखा गया है। अयोध्या किस उपभाषा का क्षेत्र है? तो अयोध्या अवधी का। वहीं छत्तीसगढ़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। अमीर खुसरो की भाषा? तो अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली है। और व्यंजन द्वैत की प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलती है? तो किससे मिलती है? खड़ी बोली से मिलती है। मगधी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मगधी जो है वो मगधी से हुई है। फिर खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया था? तो खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। गढ़वाली किस भाषा की उपबोली है? तो गढ़वाली पहाड़ी भाषा की उपबोली है। बैसवाड़ी किस बोली से संबंधित है? तो बैसवाड़ी अवधी भाषा से संबंधित है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा? तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। और ब्रजभाषा की प्रमुख आवृत्तियाँ? तो प्रमुख आवृत्तियों में औकारांत शब्द आता है। बनारस जौनपुर में बोली जाती हैं? तो बनारस जौनपुर में बघेली बोली जाती है। और पटना में बोली जाती है तो मगही। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकसित हुई है। निम्न में से कौन सी भाषा शताब्दियों तक हिंदी काव्य की मान्य भाषा रही है? तो ब्रजभाषा रही है। ब्रजभाषा का विकास किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा को अत्यधिक परिमार्जित रूप प्रदान किया है? तो सूरदास जी ने अत्यधिक परिमार्जित रूप प्रदान किया है। राहुल सांकृत्यायन ने ब्रजभाषा काव्य का प्रारंभ माना है? तो सिद्ध सरहप्पा से माना है। ब्रजभाषा के देशव्यापिनी होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कृष्ण भक्ति थी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो सुर सारावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। वर्तमान में मूलतः ब्रज क्षेत्र कहा जाता है? तो ब्रज क्षेत्र आगरा मंडल को कहा जाता है। भारतेंदु युग में काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित थी? तो ब्रज भाषा थी। केशव दास किस बोली के कवि हैं? तो केशव दास ब्रजभाषा के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों का संबंध ब्रजभाषा से है। और अलंकृत हिंदी काल में किस बोली के काव्य की प्रधानता रही है? तो ब्रजभाषा की रही है। खड़ी बोली को काव्य बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी के परिवर्तन काल में निम्न में से किस बोली के काव्य का प्राधान्य रहा है? तो ब्रजभाषा का। अवध विलास के रचयिता? तो अवध विलास के रचयिता लालदास हैं। और भूषण की काव्य भाषा? तो भूषण की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। और ऋषि केंद्र उपनाम से ब्रजभाषा के काव्य रचना करते थे? तो मैथिली शरण गुप्त करते थे। दरबारी कवि नहीं थे? तो तुलसीदास जी दरबारी कवि नहीं थे। निम्न में से तुलसी की कौन सी कृति ब्रजभाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं की हैं? तो मतीराम, पद्माकर और बिहारी, इन सभी ने ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं की हैं। खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। और जगत विनोद के रचयिता कौन है? तो पद्माकर हैं। रमई काका किस भाषा के कवि हैं? तो रमई काका अवधी भाषा के कवि हैं। और चंदावन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। छायावादी कवि नहीं है? तो नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है। कृष्णायन किस भाषा में लिखा गया महाकाव्य है? तो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। जायसी की अवधि है? तो जायसी की ठेठ ग्रामीण अवधि है। और रामचरितमानस की रचना किस लोक भाषा में हुई थी? तो अवधी भाषा में हुई थी। साकेत महाकाव्य लिखा गया है? तो साकेत महाकाव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। छायावादी कवियों ने काव्य रचना की है? तो खड़ी बोली में की है।
और इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? तो वांगरू बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी यानी कि हरियाणा की बोली है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो एक भाषा की दो बोलियों में बोधगम्यता होती है। इनमें से पहाड़ी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पहाड़ी हिंदी की बोली कुमायूनी है। मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू बोली का दूसरा नाम हरियाणवी है। और हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? तो 18 आती हैं। मथुरा जिले की बोली का नाम क्या है? तो ब्रजभाषा है। और इनमें से कन्नौजी कहाँ नहीं बोली जाती है? तो कन्नौजी फिरोजाबाद में नहीं बोली जाती है। आयो, गायो, कारो ये शब्द जो हैं ये किस बोली के हैं? तो ये आपकी ब्रजभाषा के होते हैं। फिर है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो उड़िया भाषा जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। सूरदास किस बोली के कवि थे? तो ये ब्रजभाषा के कवि थे। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है? तो पंजाब क्षेत्र जो है वो हिंदी क्षेत्र में नहीं आता है। लोटा, बैठा, गड्डी शब्द हिंदी की किस बोली के हैं? तो ये खड़ी बोली के शब्द हैं। ईया प्रत्यय का प्रयोग किस बोली में किया जाता है? तो अवधी में ईया प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विद्यापति किस बोली के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली के कवि हैं। इनमें से कौन सी विशेषता ब्रजभाषा की है? तो औकारांत जो प्रवृत्ति है ये ब्रजभाषा की विशेषता है। किस बोली में उत्तम पुरुष के लिए हों का प्रयोग होता है? तो ब्रजभाषा। और झांसी ललितपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बुंदेली। खड़ी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली दिल्ली मेरठ के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी हिंदी की शैली नहीं है? तो गुजराती हिंदी शैली की नहीं है। वदानवाज किस बोली के कवि हैं? तो ये दक्षिणी हिंदी के कवि हैं। इनमें से हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के विचार विनिमय का माध्यम बनती है तो राष्ट्रभाषा। जो भाषा अन्य भाषा भाषियों के संपर्क स्थापित करने के लिए व्यवहार में प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारें आपसी पत्र व्यवहार किस भाषा में करती हैं? तो राज्य भाषा में करती हैं। भारत की संपर्क भाषा बनने की योग्यता किसमें है? तो हिंदी में है। और राज्य भाषा प्रयोग होती है तो ये आपकी शासन में, सरकारी कामकाज में और प्रशासन में प्रयोग की जाती है। भारत की राजभाषा तो हिंदी है। और संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य? तो राष्ट्रभाषा का तात्पर्य है बहुसंख्यक श्रेणी की भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? तो राजभाषा कहते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो 1955 में किया गया था। भारतीय संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत है? तो ये प्रावधान संविधान की धारा 343 के अंतर्गत आता है। हिंदी भाषा कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 10 राज्यों की राजभाषा है। हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और संविधान सभा ने भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने का प्रस्ताव कब रखा था? तो 14 सितंबर 1949 को। अंग्रेजी को प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ सरकारी कामकाज में प्रयुक्त करने का प्रावधान किया गया था? तो 12 वर्ष। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष लोकमान्य तिलक हैं। वहीं राजभाषा आयोग के मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो मनोनीत सदस्य 20 हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में संसदीय समिति गठित की थी? तो गोविंद बल्लभ पंत। राजभाषा आयोग ने अपनी कितनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं? तो 19। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक गुण? तो इसमें बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त होनी चाहिए, साथ ही व्यापक क्षेत्र में व्यवहारत होनी चाहिए और राष्ट्रीय एकता में सहायक होनी चाहिए। हिंदी भारत की राज्यभाषा बनी थी तो 14 सितंबर 1949 को बनी थी। तो 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से राजभाषा बनी गई थी। हिंदी की सर्वाधिक विरोध किस प्रांत में है? तो तमिलनाडु में। और संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17।
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई थी तो 1936 में। संविधान के अनुसार हिंदी में कौन से अंक ग्रहण किए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंक ग्रहण किए गए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है तो महात्मा गांधी ने। राष्ट्रवाद अधिनियम के अंतर्गत भारत को भाषाई दृष्टि से बांटा गया है तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। राजभाषा अधिनियम का निर्माण तो 1976 में हुआ था। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, ये जो कथन है ये किसने दिया है? तो भारतेंदु ने दिया था। भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो खरोष्ठी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का समुचित विकास माना जाता है तो 10वीं शताब्दी माना जाता है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात के किस राजा ने किया है? तो जयभट्ट ने किया है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है तो 800 ईस्वी में। देवनागरी में आँख की 12 खड़ी को स्वीकार करने का सुझाव दिया था तो काका कालेलकर ने दिया था। सभी लिपियों में पूर्व वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है तो देवनागरी लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्ण हैं तो देवनागरी लिपि में जो स्वर हैं वो आपके 11 हैं और व्यंजनों की संख्या 3 है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 है। पंचमाक्षरों के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करने का सुझाव दिया था तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग द्वारा लिपि सुधार समिति गठित की गई थी तो 1941 में। देवनागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकालने का सुझाव किसने दिया था? तो लाला श्रीनिवास दास ने दिया था। और महाराष्ट्र किस संस्था द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया? तो महाराष्ट्र साहित्य परिषद के द्वारा। तिलक ने देवनागरी के कितने टाइप निर्धारित किए हैं? तो 120। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था तो 1953 में। विश्व में सबसे पहले किस लिपि का विकास हुआ है? तो सबसे पहले चित्र लिपि का विकास हुआ था। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं।